गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक सर। हम चर्चा कर रहे थे यूथ से जुड़ी समस्याओं के ऊपर। जी। तो हम अनएम्प्लॉयमेंट की बेरोजगार की बात कर रहे थे। तो रिलेवेंस एंड एजुकेशन की हमने बात करी थी, तो एजुकेशन का पॉइंट हमने रखा था, ट्यूनेशिया देश का एग्जांपल दिया था। और सेकंड पॉइंट उसका ये है, इनएबिलिटी टू हायर द स्किल्स दे नीड। अब मौजूदा स्थिति में क्या होता है कि एम्प्लॉयर्स को जो स्किल चाहिए वो उनको नहीं मिल पाती है, इसलिए भी अनएम्प्लॉयमेंट की दशा देखी जाती है। इसको हम एक स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं। एक ग्लोबल सर्वे करवाया गया जिसमें से 55% से ज्यादा एम्प्लॉयर्स ने कहा कि उनको जिस तरीके की स्किल चाहिए किसी भी जॉब के लिए वह उनको नहीं मिल पा रही है। अब फिर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एक लेबर मार्केट एंड रेगुलेशंस भी एक पॉइंट है। एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये भी एक बहुत बड़ा मुख्य बिंदु है जिसके कारण लेबर्स को और एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा पा रही है। पर क्योंकि क्या सर इससे संबंधित सारे कानून तो बने हुए हैं। जी, इसको थोड़ा सा समझने की पहले कोशिश करते हैं। जी। देखिए, क्या होता है कि मंदी के टाइम पर आप उनको नहीं निकाल सकते एम्प्लॉयर्स को, तो इसके दौरान क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है, लेबर्स पे थोड़ा कम, उनकी संख्या को कम किया जा रहा है, ताकि मंदी के टाइम पर जो और इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उनको खर्च वहन ना करना पड़े। तो ये पहले से ही आप एक्शंस ले रहे हैं। जी, जी, पहले से ही। और अगर हम दूसरी बात करें तो देखिए, इसी के कारण क्या हुआ है कि शॉर्ट टर्म जो दोनों, जो जॉब प्रोवाइडर है और जो जॉब करने वाला है, उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसके कारण भी जो यूथ है उनको कम टाइम के लिए जॉब मिलती है, उसके बाद वो फिर बेरोजगार हो जाता है। तो एक तरह से देखें सर तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये ग्रोथ को भी अफेक्ट कर रही है। जी, बेशक। देखिए, टेम्पररी फॉर्म ऑफ जो वर्क्स हैं उसके क्या है एग्जांपल्स, जैसे इंटर्नशिप्स हो गई, और जैसे सीजनल जॉब्स हो गई, और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की हमने बात करी। तो इसमें क्या है, इंटर्नशिप एक यूथ क्यों करता है? अपनी सीवी में एक्सपीरियंस ऐड करवाने के लिए और वर्क एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। पर इसका भी एक नकारात्मक पहलू है। एक मैंने इंट्रिम्स की एक सर्वे करवाया गया जिसमें उन्होंने बताया कि उनका जो कार्य है, जिस कार्य को वह करने गए थे, सीखने गए थे, उनसे वो कार्य ना करवाकर उनसे कुछ और ही कार्य करवाया जा रहा है। इंटर्न्स को लोग सीरियसली लेते ही नहीं। जी, उनको पता है कुछ दिनों में चला जाएगा। जी, और सीरियसली नहीं ले रहे और सफाई तक का काम करवा रहे हैं, ऐसा भी इंटर्न्स ने कहा है। ओ माय आप गॉड। सोच सकते हैं। जी। जी, और इतनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं अवेलेबल है, जी, तो उसकी ओर भी गवर्नमेंट को या जी, लोगों को ध्यान देना चाहिए। जी, तभी तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस और वर्क कर रही है, यूथ रन ऑर्गेनाइजेशन है। जी। तभी हम सब सामने आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। जी, जी। जी। तो और किस प्रकार की समस्या सर? देखिए, एक तो हमने एजुकेशन की बात करी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी, और फिर देखिए बेरोजगारी के कॉज भी हैं। लॉस्ट जनरेशन का भी तमगा जो है आजकल के युवाओं पर पड़ रहा है। वह इसलिए क्योंकि जो शॉर्ट टर्म जॉब्स हैं उसका, अनएम्प्लॉयमेंट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव हमारे आजकल के युवाओं पर पड़ रहा है, उनकी फैमिलीज पर पड़ रहा है। जिसके कारण अगर एक स्टैटिस्टिक ऐसा भी बोलती है कि पिछले 20 सालों से बेरोजगारी की वजह से जो युवा हैं उनकी तनख्वाह पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और लाइफ टाइम अर्निंग जो है, देखिए, कोई व्यक्ति 20 साल से जॉब में लगा, किसी व्यक्ति को 30 साल से जॉब प्रोवाइड हुई, तो आप देख सकते हैं कि दोनों की जो बीच में गैप है, जो मनी का गैप है, वो काफी बड़ा होगा, ये लूप बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर अगर बेरोजगार के इफेक्ट की बात करें तो ये हैप्पीनेस पे भी प्रभाव डालती है। ऐसा एग्जाम्पल देता हूं आपको, जैसे क्या है, राम की मम्मी ने उसे बताया कि श्याम की जॉब लग गई, तेरे साथ ही चल, तेरे साथ ही उसकी पढ़ाई हुई थी, तेरे साथ ही उसकी ग्रेजुएशन हुई थी, है ना? तो इससे क्या होता है, माता पिता बोलते हैं, फिर साथ में दोस्त भी टोकने लगते हैं, यार तेरी जॉब क्यों नहीं लगी, हम सबकी तो लग गई। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर डेवलप होता जी। है। ओवरऑल इनकम की हमने बात करी, कोई व्यक्ति 25 साल से जॉब में है, कोई 30 साल से जॉब में है, तो ओवरऑल इनकम में कमी आएगी। पूरे आयु में जब से वह कार्य करने के लायक हुआ है, जब से वह वर्कफोर्स दे सकता है नेशन को, वर्ल्ड को, वो तब से नहीं दे पा रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ही नहीं सही रूप से सृजन करी जा रही है। कुछ पॉलिसीज की खामियां हैं, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। फिर हमने मेंटल हेल्थ रिस्क की बात करी। तो देखिए, जैसा कि कोई टॉन्ट दिया जाता है, माता पिता के द्वारा भी टॉन्ट दिया जाता है, आजकल तो आम हो गया है घरों में, और दोस्तों के द्वारा भी, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है पर सर ये तो कंपटीशन का एक फॉर्म है, जी। तो दैट कुड बी गुड एज वेल। देखिए, कंपटीशन का फॉर्म है, पर उसका नेगेटिव कंसिक्वेंस हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा। जी। तो देशकाल ये परिस्थिति। नकारात्मक प्रोत्साहन नहीं है। जी, जी, बिल्कुल नहीं। प्रोत्साहन से ज्यादा मैं आपको एक एनसीआरबी की रिपोर्ट का एग्जांपल देता हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। उसके द्वारा एक साल में बताया गया है, भारत में 1 लाख लोग सुसाइड करते हैं,
जिसमें से एक बड़ा भाग 33% युवाओं का है। और वो और डिप्रेस और कारण क्या है सर? डिप्रेशन? कारण क्या है? डिप्रेशन। और डिप्रेशन कैसे? फैमिली का फैमिली की तरफ से डिप्रेशन, प्रेशर। साइकोलॉजिकल प्रेशर, हेल्थ रिलेटेड प्रेशर, इकोनॉमिकली प्रेशर। फैमिली का जैसे हमने एग्जांपल दिया, इकोनॉमिकली प्रेशर जैसे लोग कंपैरिजन कर लेते हैं कि मेरा दोस्त इतनी अच्छी तनख्वाह कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा पा रहा। पहले ही होपलेस हो जाते हैं जी, कि पहले ही मैं hopeless नहीं हो कर जाते हैं। पाऊंगा। जी, एक इस चीज की भी कमी है। दूसरा देखिए, इकोनॉमिकल रीजन की हमने बात करी, साइकोलॉजिकल प्रेशर, सोशल प्रेशर क्या होता है कि हम क्या चाहते हैं, हम एक सोशल एनिमल है। हम चाहते हैं हमारे हर वर्ग को समाज प्रेज करे, पर ऐसा नहीं होता है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक मैंने किताब में पढ़ा था कि इंडियंस आर लाइक क्रैब्स, तो लोग खींचते हैं थोड़ा सा, तो उससे व्यक्ति थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। जी जी, जैसे हम आपका एक पुराना वीडियो मुझे याद आता है जी पीयर प्रेशर के ऊपर। जी जी आपने काफ़ी विचार रखे थे, जी तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जी, वो हमारे डेवलपमेंट के लिए भी फैक्टर है, बट उसको अगर ज्यादा सीरियसली ले लेंगे, हृदय से ना लगाएं उसको, ऐसा ले कि आपको किसी दर्शक ने ऐसा बताया कि आप क्या सुधार कर सकते हैं, पॉजिटिव एंगल्स देखें उसके। पॉजिटिव एंगल्स देखें, तो आप भी तरक्की करेंगे और प्रत्येक युवा तरक्की करेगा तो हमारा नेशन ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा। तो थोड़ा सा ईस्ट एशिया पे आते हैं। जी। ईस्ट एशिया को थोड़ा सा देखते हैं, तो देखिए सर्वाधिक बेरोजगार व्यक्ति ईस्ट एशिया में है, और विश्व की अगर हम बात करें, हर 4 में से एक व्यक्ति बेरोजगार है, जॉबलेस है। सर साउथ ईस्ट एशिया या ईस्ट एशिया? ईस्ट एशिया। अच्छा। हाँ, और विश्व में हर 4 में से एक व्यक्ति जॉबलेस है। इसकी हमने बात करी। अब देखिए विश्व में बेरोजगारों की जो संख्या है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बांग्लादेश की जितनी आबादी है, विश्व में उतने बेरोजगार हैं। लगभग 156.6 मिलियन विश्व में बेरोजगार है। कोई आमदनी का जरिया नहीं है इनके पास। आमदनी का जरिया नहीं है। और बांग्लादेश ये 8 पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड की। थोड़ा अतिरिक्त जानकारी के लिए बता दूं, तो क्राइम को भी मोटिवेशन मिल रहा है यहाँ। जी, क्राइम को मोटिवेशन मिल रहा है, चोरी। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। जी, देखिए अगर हम काम करते हैं तो हम प्रोग्रेस करते हैं, और जब हम प्रोग्रेस करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं। जब हम मोटिवेट होते हैं तो हमारे अंदर क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। जब कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर जब कुछ खुराफाती करेंगे, आएगी दिमाग में। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो कुछ सेंटेंस बनाए हैं, सोच समझ के ही बनाए हैं। खाली दिमाग बेशक शैतान का घर है। कहावतें। जी, अब एक और विषय की तरफ ले चलता हूँ, जी। इंडिया से रिलेटेड ही है। पीडब्ल्यू रिसर्च सेंटर एक ऑर्गेनाइज सेंटर है जो स्टैटिस्टिक्स प्रस्तुत करती है, तो उसके द्वारा एक स्टैटिस्टिक्स दी गई है। 18.6 मिलियन भारतीय युवा जॉबलेस हैं, और उनका कहना है कि 393.7 मिलियन भारतीय पुअर क्वालिटीज की जॉब में टाइम पर, मतलब हेल्थ रिलेटेड उस पे विषय पर फोकस नहीं किया जाता, और उनको टाइम टू टाइम सैलरी भी नहीं मिल पाती है। दबाव बस नौकरी कर रहे हैं। जी, और 2013 की एक रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली जो लेबर है या जो एम्प्लॉयमेंट है उसको 3 सेक्टर में डिवाइड किया है। एक रूरल सेक्टर, एक अर्बन फॉर्मल सेक्टर, एक अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर। तो विश्व बैंक की इस पर रिपोर्ट है। उनका कहना है कि विश्व जो भारत है उसमें 335 मिलियन अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर में कार्य कर रहे हैं। ये वही सेक्टर है जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति आते हैं और कैजुअल वर्कर्स आते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं। इनको जो हमारे लॉज हैं मजदूरों के ऊपर, उनसे भी सुरक्षा प्रदान नहीं हो पाती है। रूरल सेक्टर जो कृषि रिलेटेड एम्प्लॉयज से रिलेटेड है, और रूरल फॉर्मल सेक्टर जो है उसमें पीरियोडिक सैलरीज मिलती है। टाइम टू टाइम आपके बैंक अकाउंट में सैलरी आ जाती है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर भी इसी में आ जाएगा। जी जी जी, तो देखिए वर्तमान समय में डिप्रेशन की बात भी हमने कर ही ली है। इसके द्वारा फिर एक और फैक्ट है कि इसके द्वारा युवा कुछ गलत रुख भी इख्तियार कर रहे हैं। जैसे हम एक एग्जांपल दें, बहुत ही दुखद है, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। प्रत्येक दिन लगभग 6500 युवा इसका शिकार हो रहे हैं। क्या चीज़ है सर ये? देखिए ये HIV, आपने नाम तो सुना ही होगा। ये यौन संक्रमण जी। बेसिकली कह सकते हैं। गलत संबंध जो इस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं बिना प्रोटेक्शन के, तो उसके कारण यह होता है। और ये बेसिकली एक डिप्रेशन के कारण ही हो पा रहा है। डिप्रेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट या इफेक्ट कह सकते हैं हम इसे। सोचने समझने की शक्ति नहीं हो पा रही और काम जी। करने को कुछ है नहीं, जी, कहीं दिमाग मारना है। और आप जानते ही हैं कि अगर देखें, मैंने हो गए 1-1.5 साल हो गए, अखबार में पढ़ा था कि दिल्ली में जितने भी जेब कतरे पॉकेट पिकर्स हैं, साउथ दिल्ली में उनकी तादाद 60% है पूरे दिल्ली में से। जी। आप सोच सकते हैं, जो मेरा इलाका है वो भी साउथ दिल्ली में ही आता है, ये सब भी बेसिकली साउथ दिल्ली में ही आता है। चिंताजनक स्थिति है सर ये तो। बहुत चिंताजनक स्थिति है। हम किस वातावरण में रह रहे हैं, सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है। युवा को पॉजिटिवली प्रमोट करने की जरूरत है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। पर वही युवा अगर
दूसरों की मेहनत का हक मारे और बस में पॉकेट काटे सही लोगों की, मॉरल गाइडेंस नहीं है उनके मॉरल पास। गाइडेंस नहीं है बेसिकली। देखिए स्कूल से भी थोड़ा इसमें दिक्कत है कि आप अकेडमिक्स पर इतना फोकस करते हैं पर उसकी जरूरत नहीं है। अगर एक व्यक्ति मोटिवेटेड होगा, सेल्फ मोटिवेटेड होगा, उसके बाद भले ही थोड़ी सी अकेडमिक जानकारी कम हो पर वह जीवन में जरूर कुछ कर पाएगा, अपने लिए अपने समाज के लिए कर पाएगा। तो ज़्यादा सर कौन जिम्मेदार है? स्कूल जिम्मेदार है, फैमिलीज जिम्मेदार है, या संयुक्त रूप से हम सब जिम्मेदार हैं? संयुक्त रूप से हम सभी जिम्मेदार हैं, हम सभी एनवायरनमेंट का पार्ट है। जी। एनवायरनमेंट ही थोड़ा ऐसा है। अब देखिए थोड़ा सा आगे आते हैं तो यूएन का एक सर्वे है जिसके अंदर 13,000 रिस्पोंडेंट्स को लिया गया ग्लोबली 186 कंट्रीज से। अच्छा। उनसे पूछा गया कि आप सभी, वो सारे यूथ ही थे 15 से 25 इयर्स के, उन सबसे पूछा गया आप सबको क्या लगता है कि आप सबकी मुख्य समस्या क्या है। जी। उन सभी का हैरान करने वाला एनालाइज हुआ उसका कि उन सब ने कहा कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो हमारा लिमिटेड पार्टिसिपेशन है वह सबसे बड़ी समस्या है। जो हमने पूछा ही नहीं जाता है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करी थी, जी जी। और देखिए हमने थोड़ी सी बात करी थी, थोड़ा और इसको एलोबरेट करते हैं। वर्तमान विश्व में 20s में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी तादाद 1.6% है, 100 में से 1.65%। जी। अगर 30s की बात करें तो यह थोड़ा सा बढ़ जाता है 11.67%, पर एवरेज एज वही है पार्लियामेंटेरियंस का 53। तो मुझे लगता है इसको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, गंभीरता से ले ही नहीं रहे हैं हम अपने यूथ को। मैं चाहूंगा यूएनओ भी टाइम टू टाइम पॉलिसीज रेगुलेट करती रहती है, तो मैं चाहूंगा इस और भी करना चाहिए कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। और देखिए घरों में एक धारा यह भी प्रचलित है कि राजनीति में गंदा व्यक्ति जाता है, पता नहीं कीचड़ से रिलेटेड भी कर दिया जाता है राजनीति में, बुरा मत मानिएगा, पर हम सभी डिस्कशन का पार्ट बनते हैं या हम चाय के वहां पे बैठते हैं तो लोगों के मुंह उसको से निकल जाता है। पॉजिटिवली नहीं देखते हैं जी, हम लोग। तो देखिए अगर आप कीचड़ समझते हैं तो इस कीचड़ को साफ करने के लिए हमें स्वतः राजनीति में आना पड़ेगा, और कमल में ही कीचड़ में ही कमल खिलता है। जी जी। इस बात को समझने की जरूरत है, नेगेटिव से ही पॉजिटिव का सृजन होता है, और एक कुंठित व्यक्ति कभी भी सुगंध उत्पन्न नहीं कर सकता, उसी तरीके से एक नकारात्मक युवा कुछ सृजन नहीं कर सकता। जी जी। तो कुछ जिम्मेदारियों की बात कर लें तो बेसिकली परिवार, समाज, राष्ट्र। परिवार यही कि अपने माता पिता और भाई बहन इन सबकी जिम्मेदारी लें, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। जिम्मेदारी, आप यू एस्केपिज्म नहीं कर सकते, आप भाग नहीं नहीं कर सकते। सकते, आप डेजर्टर नहीं बन सकते। जी। इस चीज को समझने की जरूरत है। और अगर राष्ट्र की बात करें तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आप सबका जरूरी है। आप सब यह कह के पीछा नहीं छुड़ा सकते कि इस सरकार को मैंने नहीं चुना इसलिए मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है, काम करे ना करे, मेरा लेना देना नहीं जी है। आपका हक है। आपको कॉन्स्टिट्यूशनली जो पावर्स मिली है, यूथ के राइट्स है, कुछ कुछ वोटिंग राइट है या ड्राइविंग लाइसेंस है एक लिमिटेड एज के बाद, या और भी कई सारी चीजें। मतलब अपने राइट्स और अपनी जिम्मेदारियों को जी आपको वहन करना ही पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते उनसे। राइट्स और ड्यूटीज साथ साथ चलती हैं, तो दोनों पैरेलल हैं, तो जी। आपको ये समझने की जरूरत है। फिर अगर बात करें समाज की, देखिए आप सभी को सोशल होना पड़ेगा, हम समाज में रहते हैं, हम पीछा नहीं छुड़ा सकते कि मैं उससे बात नहीं कर सकता, उससे बात नहीं कर सकता। आप सबको इससे ऊपर उठने की जरूरत है, विचारों का आदान प्रदान करें। हम बेसिकली सबको एक दूसरे की जरूरत है। जी सबको एक दूसरे की जरूरत है, और सोच समझ कर निर्णय लें। कई बार क्या होता है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सेंटेंस आप सबने बहुत सुना होगा, फेसबुक पे संदीप महेश्वरी का एक का फेवरेट सेंटेंस है, इसलिए आप सबको संबोधित कर रहा हूं, इसलिए आप सबकी लैंग्वेज में भी बात करनी पड़ेगी। तो देखिए समाज की सुने, समाज के लिए कार्य करें, पर एक हद तक आपका डिसीजन होना चाहिए, किसी के प्रेशर में डिसीजन ना लें कि मैं ये डिसीजन ले रहा हूं। अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि ये डिसीजन सही है तो वही डिसीजन ले। समाज की भलाई के लिए आपको कार्य करना है, चाहे समाज समझे या ना समझे। जब आप मुकाम तक पहुंचेंगे तो हर व्यक्ति आपके लिए ताली बजाएगा। जी और फिर थोड़ी गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा खत्म करते हैं आज की वार्तालाप। देखिए कुछ स्किल्स की बात कर लेते हैं, और फिर हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जो युवाओं की इंप्रूवमेंट पर बल देती है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक स्कीम है जिसके द्वारा प्रत्येक युवा व्यक्ति को जो बेरोजगार बैठा हुआ है 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाती है। प्रतिदिन 150 रुपए सैलरी दी जाती है, और इसकी पहुंच अभी 200 डिस्ट्रिक्ट से 600 डिस्ट्रिक्ट में करने की बात करी जा रही है। फिर दूसरी बात करें भारतवर्ष में सर। जी भारतवर्ष में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। जी नेशनल करियर सर्विस स्कीम की बात करें तो इसकी स्टैब्लिशमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने करी थी। इसके तहत एक NCS पोर्टल, नेशनल करियर स्कीम पोर्टल की स्थापना करी गई, जिसमें जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉई है
मतलब जिसको डिमांड है जॉब की और जो प्रोवाइड करवा रहा है, वह दोनों आपस में तालमेल बिठा सके, कम्युनिकेशन हो तो सके। वर्चुअल मार्केट है सर ये? जी, ये वर्चुअल है। अच्छा। जी, सोशल प्लेटफॉर्म है, एक पोर्टल है। फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात करें तो इसकी स्थापना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने करी थी। इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव और मोटिव यही है कि जो बैकवर्ड लोग हैं और जो मतलब सक्षम नहीं है, असक्षम है थोड़े से आर्थिक रूप से, उनको इंडस्ट्रियल जो रिलेटेड स्किल्स हैं वो प्रोवाइड करना, वो सिखाना। फिर अगर उड़ान की बात करें तो थोड़ा मुख्य हो जाता है कि यह एक स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव है जम्मू कश्मीर के पोस्ट ग्रेजुएट और जो ग्रेजुएट्स हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। ये जम्मू कश्मीर के लिए ही है जी, सर? ये सिर्फ उनके लिए ही है। अच्छा। इसमें क्या होता है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सहयोग से यह स्कीम लॉन्च करी गई थी और इसमें बेसिकली वही स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है इंडस्ट्री रिलेटेड, जैसे हमने बात करी। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करें, जिसकी स्थापना 15 जुलाई सन 2015 में हुई थी वर्ल्ड यूथ स्किल डे के दौरान। तो इसका उद्देश्य था कि 2020 के अंत तक लगभग 1 करोड़ यूथ को स्किल इंडिया का पार्ट था ये, जी। अलग अलग स्किल्स चाहे किसी भी क्षेत्र में वो प्रोवाइड करना। फिर अगर हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लें तो नेशनल यंग लीडर्स प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने 2014-15 में स्टैब्लिश किया था। इसका बेसिकली यही मोटिव था कि लीडर्स डेवलप कर सके अपनी कंट्रीज के लिए, जो मोटिवेट कर सके। जो बिल्कुल मोटिवेशन प्रोग्राम भी कह सकते हैं। और फिर इसके अंदर मोटिवेशनल प्रोग्राम भी चलाए गए, स्किल डेवलपमेंट करा जी, गया। पार्लियामेंटेरियन डिबेट्स भी थोड़ी हुई जी जी। और कई सारे अवार्ड्स सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करे गए ताकि जो हमारे यूथ है वह आगे आ पाए। ऑलमोस्ट फैबे की तरह से ही काम करा। जी बिल्कुल, हाँ, फैबे की एक तरीके से, क्योंकि फैबे तो काफी वाइड है। जो इसमें जुड़ेगा, जो इन्वॉल्वमेंट रखेगा, उसे और पता चलेगा, उससे हम आपको अवगत कराते रहते हैं टाइम जी टू जी। टाइम। फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नेहरू केंद्र युवा संगठन। अच्छा। ये विश्व का वन ऑफ द लार्जेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जी। जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1972 में हुई थी। यह हमारे नेशनल बिल्डिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे फोकस करता है, जी जी। यूथ की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे। फिर तीसरे की हम बात करें, सभी जानते होंगे, एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम। इसकी जी। स्थापना भी 1969 में हुई थी, महात्मा गांधी के विचारों पर हुई थी, अच्छे विचारों पर। जी। और बेसिकली ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जैसे कि सोशल वेलफेयर हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, सैनिटाइजेशन से रिलेटेड हो गया, और बेसिकली नॉट मी बट यू, आप जानते होंगे, पहले खुद से पहले दूसरों को रखना, और एजुकेशन थ्रू सर्विस, जो हम समाज को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उससे जो एजुकेशन लेने की बात करता है ये। जी। तो यह ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है। महत्वपूर्ण है, सोशल वेलफेयर के लिए है। तो बेसिकली बस फिर अंत में आते आते यही कहूंगा, युवा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो हमारे अभी बड़े बुजुर्ग हैं वह अलग पीढ़ी के हैं, तो उनकी जो सोच है वह थोड़ी सी अलग है, और हमारी सोच वो देश कालखंड अलग था। जी, देश कालखंड परिस्थिति सब अलग थी। तो युवा, हमने क्या कहा था कि परिवर्तन के दूत भी कह सकते हैं, कि परिवर्तन बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, देन की एक ताकत भी कह सकते हैं, एक खूबी भी कह सकते हैं। तो जस्ट और पीसफुल सोसाइटी के निर्माण में एक युवा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जी। हो सकता है भी, और भी बढ़ाया जा सकता है। फिर एक जो ब्रिज है बिटवीन रिलीजियंस, या है ना, जैसे क्या विचारधाराओं के बीच का, में और अलग उनका अलग एक सुंदर संगम बना सकते एक हैं। सुंदर संगम बना सकते हैं। देख सकते हैं पुराने टाइम में, जैसे अगर हम बात करें अंबेडकर जी की, उनके टाइम में शिक्षा पद्धति थोड़ी अलग थी। सुनने में आया कि अलग कोने में बिठाया जाता था, बिल्कुल ऐसा था। पर आज के टाइम में क्या है, हम सभी साथ बैठते हैं, साथ मिलकर खाना भी खाते हैं, साथ मिलकर पढ़ाई भी करते हैं। बिल्कुल, तो वक्त के साथ चीजें बदल रही हैं और बदलेंगी बेशक। हम एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए योगदान दे रहे हैं, चाहे हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशंस हो, इतनी सारी पॉलिसीज हो, सब इसी और अपना योगदान दे रही हैं। तो अंत में यही मैसेज देना चाहूंगा, एक युवा का सर्वप्रथम कर्तव्य यही है कि अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करें। एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज को आगे ले जा सकता है, अपने परिवार को आगे ले जा सकता है। अपने परिवार को आगे ले जाएंगे तो बेसिकली हमारा समाज ऑटोमेटिकली आगे जाएगा, नेशन आगे जाएगा। बहुत सुंदर और खूबसूरत मैसेज दिया सर आपने। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि जिन्होंने भी ये वीडियो देखा, जिन तक मेरा विचार गया, अगर आपको लगता है हमने कोई विचार छोड़ दिया हो, या आप भी अपना विचार हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से देना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप हमारे पेज के थ्रू मैसेज सेंड कर दें, हमसे कांटेक्ट कर लें, हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत सुंदर और खूबसूरत विचार रखे। ये थे फैबे के चीफ प्रोवोस्ट मिस्टर गोविंद रॉय। थैंक यू सर, गुड डे।